मैंने आपसे कहा, कल एक एग्जांपल लिया था, जिस एग्जांपल में मैंने ये एग्जांपल दिया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि हमारे बच्चे खूब पढ़ें। बहुत सीधा सा एग्जांपल समझिएगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब पढ़ें। अब पढ़ने के लिए उनको क्या चाहिए? पढ़ने के लिए उनको स्कूल कॉलेज जाना है, पहला। तो स्कूल कॉलेज जाने के लिए क्या स्कूल कॉलेजेस की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। स्कूल, हाँ, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और स्कूल प्राइवेट में भी टॉप क्लास कैटेगरी के भी हैं। ठीक है। तो हम अपने बच्चे को खूब पढ़ाना चाहते हैं, खूब अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहते हैं, और बच्चा कहता है मैं ही बहुत पढ़ूंगा। उसने ला के सीधे आपको दून स्कूल का पर्चा पकड़ा दिया, कह रहे साहब मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पढ़ूंगा, ये दून स्कूल में एडमिशन करा दिया जिसका फॉर्म ही 1 लाख का है ना, फॉर एन एग्जाम्पल। दूसरा, उसने जाके किताबें बोली, कह रहे ये सारी की सारी किताबें नेशनल लेवल की बेकार है, इंटरनेशनल की किताब में पढ़ूंगा 8वीं क्लास में, 8th क्लास में पढ़ूंगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको खूब अच्छे से स्टडी करना, लेकिन उस स्टडी करने के साथ आप जब उसे पढ़ाना चाहते हैं तो आपके साथ बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या कॉन्स्टेंट है? उसकी फीस का, उसकी लोकेशन का, कहाँ वो रह के पढ़ना चाहता है, हॉस्टल फीस पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, किताबें कौन सी दिला सकते हैं नहीं दिला सकते हैं। तो अब आपने, आपके ब्रेन ने एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस करना स्टार्ट किया। उसने कहा देखो फीस यार इतनी तक एडजस्ट कर लेंगे। उन्होंने कहा यार फीस इतनी एडजस्ट कर लेंगे तो अगर मान के चलो दून स्कूल का खर्चा 10 लाख का साल का आ रहा है, या मेयो स्कूल अजमेर का खर्चा 5-6 लाख का साल का आ रहा है, तो 5-6 लाख के खर्चे को यार एक काम करते हैं यहीं के स्कूल में करा देते हैं, 1 लाख रुपए ले लेंगे। एक्स्ट्रा जो तुम किताबें खरीदना चाहते हो उसमें 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे। तो देखिए, एक को आपने कम किया और दूसरे को आपने बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में उसको सेटिस्फाई किया कि तुम स्टडीज को अच्छे से करो। अब जो भी प्रोसेस आपने यूज किया, एक प्रोसेस आपने यूज किया, एक प्रोसेस किसी और ने यूज किया, एक प्रोसेस किसी और ने यूज किया, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो कोई एक रियल टाइम प्रॉब्लम है, समस्या है। उस समस्या के ऊपर लोग अपने अपने प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हैं। तो जो जो प्रोसेस अप्लाई कर रहा है उसके प्रोसेस का अपना खुद का कुछ नाम है, और जो खुद का उसका नाम है वही ऑप्टिमाइजेशन की एक एल्गोरिथम है, जिसमें आपने कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है, नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के भी फर्दर टाइप आपके सिलेबस के हिस्से हैं, जिसमें स्मूथ है और नॉन स्मूथ है, ये आपके सिलेबस के हिस्से हैं। तो इन तरीकों से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक कॉमन हो सकता है जो सब पे लागू हो जाएगा। मतलब कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करके, एनी मेथड यू कैन यूज, आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं, और उस मेथड की मदद से कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने जो डिसाइड किया हो, चाहे बच्चे की स्टडी का हो, या एक कार खरीदने का हो, या सामान लाने का हो, या अपने करियर को डेवलप करने का हो, लाइफ में जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं। उन सब में प्रोसेस कौन कैसे, सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जितने लोग हम सर हैं यहाँ पर हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सक्सेसफुल होने के लिए जो प्रोसेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं क्या सबके सेम है? नहीं। कितने लोगों के पास में फैसिलिटी, हम चाहते हैं हम आप में से सारे लोग हैं आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, लेकिन कितने लोगों के पास में ये फैसिलिटी है कि अभी जॉब से ब्रेक ले लें, 3 महीने पढ़ाई करें, 6 महीने पढ़ाई करें, साल भर पढ़ाई करें, और उसके बाद में एग्जाम दें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबका सक्सेस है, लेकिन सक्सेस के बीच में जो प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो सक्सेस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। और उस प्रोसेस में भी बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। उन चीज़ों को मैनेज करने का जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब सर जो हमारे समझ में आया आप बता दें। हाँ प्लीज। हमारे समझ में ये आया कि जैसे एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो बिल्कुल। अगर उसको कहा जाए कि भाई इसमें स्टोकास्टिक ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजेशन लगाइए या इसमें कॉन्वेक्स लगाइए, मतलब एक ही प्रॉब्लम को हमें अगर कहा जाए अलग अलग तरीकों से आप ऑप्टिमाइज कीजिए तो हम वो कर सकते हैं। मतलब राइट, हमें वो वेरी अलग अलग मेथड से करना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि तो यानी हम ऑब्जेक्टिव, एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक ही कंस्ट्रेंट सब में यूज कर सकते हैं सारे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो एक रियल टाइम प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक हमारी एक ज़रूरत है, एक हमारा एक टारगेट है जो हमें अचीव करना है ना। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए तरीका कोई सा भी इस्तेमाल कीजिए, आप तो गिने चुने 3-4 तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फर्दर रिसर्च में काम करते हैं वो लोग पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं, पीएसओ लगाते हैं, डब्ल्यूसीओ लगाते हैं, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप एल्गोरिथम्स लगाते हैं। तो इतनी सारी एल्गोरिथम्स हैं, इतने सारे तरीके हैं, और तरीके हम सबके दिमाग में भी चलते हैं, हमने उनके नाम नहीं रखे हुए।
है ना। जैसे फैमिली में जा रहे हैं, सबको घुमा के भी लाना है, खर्चा भी कम करना है। अब घुमा के लाना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, खर्चा कम करने का मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन है। कहाँ बचत करेंगे? होटल थोड़ा सस्ता ले लेंगे, टैक्सी को सोच सकते हैं लेना है नहीं लेना है, लेकिन खाने पीने को यार कम नहीं कर सकते, फिर मज़ा ही क्या आएगा जब घूमने गए हैं तो। गॉट इट। तो आपका दिमाग हर समय अपने, चाहे कोई किसी भी लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े लेवल का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के पास में एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो सर्टेन टाइप ऑफ अल्गोरिथम्स लगा रहा है, और उन अल्गोरिथम्स में वो अपनी रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हर चीज़ अच्छी हो सकती है अगर हम ऑप्टिमाइज ना करें तो। हर चीज़ अच्छी हो सकती है अगर हम ऑप्टिमाइज ना करने की कोशिश करें। हम अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन हमें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ऑप्टिमाइजेशन? क्योंकि हमें बाकी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो ये तो हमें लगाना पड़ता है। वरना हर चीज़ अच्छी हो, सारे सारे कॉन्स्टेंट हटा दो, मैक्सिमम पे जाओ, बेस्ट से बेस्ट कार खरीद, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, कार खरीद लाइए मार्केट से, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। वो सर अनबाउंडेड हो जाएगा, फिर वो तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। अब आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं है, आप कार खरीद लो, चलो कोई कांस्टेंट नहीं है, पैसा चाहे जितना खर्च कर सकते हो, कलर अपनी पसंद का यूज कर सकते हो, छोटी बड़ी आप अपनी मर्जी से देख सकते हो, इंडियन इंडिया के बाहर कोई सी भी देख सकते हो, है ना। ऐसे अब सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इसमें, सर जैसे एग्जाम में अगर आता है हम कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई सा भी लिख के आ जाए, उसमें कोई से भी कांस्टेंट लिख के आए, मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक ही कांस्टेंट हम किसी भी उसमें क्वेश्चन में लिख के आ जाए और फिर वो प्रोसेस डिफाइन कर दें, तो सही है वो, इट्स ओके। हाँ, आप लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, बस शर्त इंपॉर्टेंट है कि उसको फिजिकल और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस देने की जगह आप उसके साथ में उसके कॉन्स्ट्रेंट्स को फैक्टर्स के साथ में बताएं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, समवन इज लुकिंग टू परचेज अ न्यू कार, द न्यू कार इज बेसिकली एन परचेज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेट्स से इट इज वाई, इसको मान लिया वाई हो गया। अब इस कार को परचेज करने के लिए व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हो गए? कॉन्स्टेंट्स हो गए x1 x2 x3, x1 कलर, x2 हो गई इसकी कॉस्ट, x3 हो गया इंडियन ब्रांड, x4 हो गया एसयूवी। हो गया, आपका एग्जांपल बन गया, बन गई मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो y ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, x1 x2 x3 उसके क्या हो गए? वो वेरिएबल्स हो गए जिनके बेसिस पर आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो आपको किनको ऑप्टिमाइज करना है? आपको x1 x2 x3 x4 x5 इनकी ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे आपका y का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए, यानी कि y में वेरिएशन इन सब के साथ सबसे कम हो, है ना। जैसे कहते हैं चीजी पिज्जा बहुत अच्छा होता है, तो एक x1 इक्वल टू चीज हो गया, x1 इक्वल्स टू चीज, चीज का एक्स्ट्रा चीज सभी लोग खाते हैं, x1 इक्वल्स टू चीज हो गया। पिज्जा अच्छा बनना है, टेस्ट अच्छा आना है पिज्जा का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। x1 चीज है और बाकी x2 x3 x4 रिमेनिंग कांस्टेंट है। आपने क्या किया, x1 जो चीज आपने यूज किया, उस x1 चीज को बहुत ज्यादा डालते गए, क्या टेस्ट अच्छा बना रहेगा? एक लिमिट तक टेस्ट इंक्रीज करेगा और उस लिमिट के बाद में क्या होगा, टेस्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस लिमिट तक, अब ध्यान से देखिएगा, जिस लिमिट तक टेस्ट इंक्रीज कर रहा है उस लिमिट तक आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मेरा जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है या डिफरेंशिएशन जो कॉफिशिएंट है, इट इज वेरिंग, ये बदल रहा है। किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है? उस कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में बदल रहा है जो कि x1 था, क्वांटिटी ऑफ चीज। एक जगह जाने के बाद जैसे आप करेंगे वहां पर आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब ये वैल्यू अपने आप को बदलना बंद कर देती है तब आपको या तो पीक मिलता है या डिप मिलता है, पीक मिलता है या डिप मिलता है। पीक और डिप ऐसे होते हैं जहां पर वेरिएशन रुक जाता है, और जहां पे फ्लैट सरफेस आ जाती है वहां तो बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं हो रहा होता। तो आप ये कह देते हैं कि वाह, ये मेरी वो जगह आ गई जहां पर अब इस वेरिएबल को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि और चीज इंक्लूड करने से एक लिमिट तक पिज्जा के टेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके ज्यादा चीज करने से पिज्जा का टेस्ट खराब हो गया, उसके पहले पिज्जा का टेस्ट अच्छा था। और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर थोड़ा बहुत चेंज करने से पिज्जा के टेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां पर टेस्ट में फर्क नहीं पड़ा वही आपका रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन था, वही आपका मिनिमा या मैक्सिमा था। तो यहां पर हमने जो कॉन्वेक्स में हम जो स्टडी कर रहे थे, कॉन्वेक्स में सारी स्टडी मिनिमास की थी,
तो वो सारे के सारे मिनिमम, जैसे आपने कॉस्ट ले ली, तो कॉस्ट को आप मैक्सिमाइज करना चाहेंगे कि मिनिमाइज करना चाहेंगे? मिनिमाइज। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन लग गया। ठीक है, किसी भी गाड़ी का कंफर्ट फीचर आप मैक्सिमाइज करना चाहेंगे कि मिनिमाइज? मैक्सिमाइज। तो ये कॉनकेव हो गया, सिंपल ऐसे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई भी हो सकता है, उस पर अलग अलग आप प्रोसेसेस, अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी लगा सकते हैं। ठीक है, और बताइए। तो इसीलिए किसी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम अलग अलग प्रोग्रामिंग में दे सकते हैं। हम तो सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब में होगा, कांस्टेंट सब में होंगे होंगे। हाँ, जो मेथड में पढ़ रहा हूँ, चाहे वो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड हो या एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट डिसेंट मेथड हो, इन दोनों मेथड्स के बीच में डिफरेंस क्या है? डिसेंट मेथड क्या कहता है, उसमें क्या करना होता है ना? उसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट जो वेट फंक्शन होती है डायरेक्टली कोएफिशिएंट से रिलेट करता है। एक्सेलरेटेड के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेटेड के अंदर होता है जो वेट्स होते हैं वो अपने आप को अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद नेट रिजल्ट देते हैं। ये डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए। जब मैं इनके ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि इटरेटिव प्रोसेस है, एक एक करके आगे बढ़ता है और अपने मिनिमा पे पहुंच जाता है। लेकिन एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट में क्या होता है, जंप मारता है इधर से उधर, इधर से, कभी हाई जाएगा कभी लो जाएगा। मतलब अब वही पिज्जा का एग्जांपल मैंने लिया, आपने पिज्जा में थोड़ा चीज डाला, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, आपको पेशेंस नहीं है इतने, व्हाट यू डिड, आपने कहा एक बार मैं ज़्यादा डाल देता हूँ। अब जैसे ही आपने ज़्यादा डाला वैसे ही क्या होगा, टेस्ट खराब हो गया, अरे यार थोड़ा सा हटाओ। तो ज़्यादा कम करके जब आप चीज़ों पे अचीव करते हैं तो आप वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे स्टेप्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो उसमें एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट बन गया आपका, मतलब ग्रेडियंट को आपने एक्सेलरेट कर दिया बड़े बड़े बिग स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, और बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छा डिस्कशन लगा, नाइस। लेकिन सर जब हम लिखते हैं इक्वेशन तो सबकी अलग अलग आती है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने में, वो तो जैसे देखिए, कोनिक वाले की अलग है। वो इसलिए है क्योंकि जहां से ये कंटेंट उठाया गया है उस कंटेंट ने अपनी इक्वेशंस को अलग अलग ले लिया है। अब जैसे सपोज कीजिए कोई भी एग्जांपल लीजिए, अब ये तो लिखने वाले का एग्जांपल है ना कि उसने किस कंटेंट को कहाँ से उठाया। आप एक ही इक्वेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपके क्वेश्चन में सिमिलैरिटी आ जाएगी। जस्ट अ मिनट जी, सॉरी, वो स्टूडेंट्स कुछ आ गए थे तो उनके साथ बीच में मुझे थोड़ा इंटरप्ट इस तरीके से है। तो आप एग्जाम्पल जो है, आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, पर मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि आप मास्टर्स प्रोग्राम के हैं, मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के फॉर्मेट से किसी भी एग्जाम्पल को आपको ले सकता हूँ, पर आप इसको मैथमेटिकल, वो यही कहते हैं कि आप अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है आप अपनी सोच से तो कर ही रहे हैं। ये जो मशीन लर्निंग या ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस उन्होंने जो बनाए सारे के सारे, ये रिसर्चर्स कहीं से दूसरे प्लेनेट से उठा के नहीं लाए। इन्होंने देखा कि हर व्यक्ति यही करता है, जो व्यक्ति अपने घर में बजट बनाता है, जो अपने घर में बजट बनाता है और कहता है महीने में इतना खर्चा होना चाहिए, वो भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लगाता है। और वो बजट बनाने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक नॉर्मल सब्जी वाला भी हो सकता है, एक नॉर्मल रिक्शे वाला भी हो सकता है, वो भी अपना बजट बनाने का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है। तो अब वो बजट बनाने का जो प्रोसेस है जिससे वो चीज़ों को कुछ को कम करता है कुछ को ज़्यादा करता है, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है। उन लोगों ने वहीं से उठाया और बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इसको कम करें, इसको ज़्यादा करें तो कैसे अचीव कर पाएंगे, ये मैथमेटिशियंस ने उठा के कर दिया। इतना हो गया, ठीक है। तो आज के केस में फिर हम आज, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया, और ये इंटरेक्शन अगर हम हर बारी लगभग शुरू से करें तो कम से कम बहुत चीज़ें क्लियर होती। और कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी सर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हाँ लेकिन बधाइयाँ सर, बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ लेकिन 8-10 दिन हो गए। कितने दिन हो गए सर? 21 ये वाला ऑप्टिमाइजेशन लेट हो गया सर हमारा। मैं बताने में लेट हो गया, वरना तो सर से वहीं पार्टी लेनी थी हमें एग्जाम देते हुए। पार्टी इस बार आपके लोगों के साथ बैठ के चाय भी नहीं पी पा रहे, वरना पिछली बार तो काफी सर्दियां भी थी, बार बार चाय याद आ जाती थी। इस बार तो गर्मी भी होती सर थी। आप प्रमोशन के बाद ज्यादा बिजी हो गए। हाँ, थोड़ी सिटिंग कम हो गई, मेरे भागना दौड़ना थोड़ा ज्यादा हो गया है। आप लोगों के बहाने कम से कम सर लोग कह रहे थे आप बदल गए प्रमोशन के बाद।
ये भी हो सकता है, आई एक्सेप्ट, 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आ गया होगा, तो कोशिश ये करता हूँ कि ना रहे, मूलभूत स्ट्रक्चर बना रहे जो पहला है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में। ऐसा तो तो सर बिल्कुल नहीं लगता। इस बार टाइम रखिएगा सर चाय पीने का। श्योर। पर सैटरडे को सर फिर केक काट लेते हैं सर पर डे का फिर। केक वेक तो नहीं, हाँ, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए कचौड़ियाँ कटवा देंगे, ठीक है। वो तो सर कैंची से काटेगा, केक चाकू से कटता है। हाँ, वो कैंची से, वो एक्चुअली काट के भी राजस्थानी वाली कैंची से ही देता है वो, उसके पास कैंची रखी हुई है, 4 पीस का कैंची से ही करके देता है। नहीं, एक्चुअली इस सैटरडे भी आप लोगों के प्रैक्टिकल भागम भाग सारी चीजें बनी रही। तो आइए इस बार सैटरडे को आइए, फिर बैठेंगे सभी लोग, चाय वाय पीएंगे। इस बार तो आप थोड़ा रिलैक्स होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में है पेपर आपका? ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर यस दे सर, के क्या, 9:30 to 12:30। हाँ, फिर बैठेंगे सभी लोग, चाय वाय पियेंगे आराम से। ठीक, तो अभी आ जाते हैं हम वापस से यूनिट नंबर 3 पे। और मुझे बताते रहिए कहीं जो भी बदलाव आए, मैं वापस उन चीज़ों को ठीक करूंगा। अच्छी चीज़ें हमेशा सस्टेन्ड रहनी चाहिए, चाहे स्थिति परिस्थिति किसी भी तरीके की हो, और खराब चीज़ें जल्दी से जल्दी निकल जानी चाहिए, चाहे स्थिति परिस्थिति कोई सी भी हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसमें आप मुझे सहयोग ही करोगे यदि कुछ ऐसा है जो अच्छा था और मेरे से छूट रहा है, तो आई विल पिक इट अगेन। चाहे मुझे याद आ गई, ये एक अच्छा काम था जो मुझसे छूट गया था, ठीक है। ये मैं दोबारा से पिक कर लेता हूँ। बाकी और भी कुछ याद आया तो बताइएगा प्लीज़। चलिए, कमिंग बैक ऑन सर यूनिट। चाय जी, सर चाय तो जस्ट एक बहाना है सर, वो 2 मिनट बैठ जाते हैं तो बस यही बहुत है। नो डाउट, नो डाउट। बिल्कुल अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। और डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक बार सिलेबस ओपन कर लेता हूँ, और सिलेबस ओपन करने के बाद में फिर आगे की चीज़ें टॉपिक्स पर, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड द क्वांटिटी ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का वो कंटेंट समझते हैं कि वो कहाँ पर है। ही हैज़ एन आइडिया कि ये अपने आप में, हर टॉपिक अपने आप में एक पूरी की पूरी वास्ट रिसर्च है, पूरी की पूरी किताब है। लेकिन जो कई बार ऐसा होता है कि जो पेपर सेटर होते हैं, दे आर नॉट हैविंग अ मच परफेक्शन ऑन आइडिया, सो दे डू व्हाट, वो कोशिश ये करते हैं कि कहीं से ही बस कीवर्ड पकड़ में आ जाए, और बाकी वो क्वेश्चन किसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। सो एट दैट स्टेज यू हैव क्लियरली इस चीज़ को, मेथड को किया। तो मैं ये कम्प्लीटली आपके लिए सारी लाइन्स यहाँ नहीं पढ़ूंगा, बट आई एम मेकिंग यू श्योर कि व्हेन यू स्टडी दिस, अगर आप इनको पढ़ते हैं, आप इनके थ्रू एक बार जाते हैं, तो यू वॉन्ट गेट एनी प्रॉब्लम। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू गो एंड स्टडी ऑफ ऑल दिस, एंड यू वुड बी एबल टू राइट। आपको पता होना चाहिए कि अगर सब ग्रेडियंट मेथड के ऊपर आया तो व्हाट कंटेंट आई डू हैव, आई कैन यूज़ दैट, मेरे पास क्या क्या कंटेंट है, मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, है ना। जैसे in recent years some interior point methods have been suggested for convex minimization problem, but subgradient projection methods are related. Bundle method of the descent remains the competitive. For convex minimization problem with the large number of the dimensions, subgradient projection methods are suitable because of they require little storage. अब पूरे पैराग्राफ के अंदर आपने सीधी सीधे 2 कीवर्ड्स पकड़ लिए। क्या कीवर्ड्स पकड़ लिए कि सब ग्रेडियंट डिसेंट मेथड जो है वो यूज़ किया जा सकता है नॉन डिफरेंशिएबल इक्वेशंस के लिए, और कहाँ यूज़ किया जा सकता है वो, और वो यूज़ किया जाता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ द डायमेंशंस हैं। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिनमें, कॉन्वेक्स प्रॉब्लम जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका टॉपिक हो गया। सिमिलरली यू हैव फ्यू, अब जैसे ये हैं, तो ये जो इतने भी आपको यूज़ करते हैं, उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब आप इनको यूज़ करने जा रहे हैं तो एक आध दो इक्वेशंस ऐसी लिख के आ जाइए जिससे कम से कम उनको लगे कि आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग आती है। इन डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इसको, आई एम सिंपली सेइंग, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ अ फ्रैंक वोल्फ एल्गोरिथम, ये फ्रैंक वोल्फ एल्गोरिथम के ऊपर दिया गया, इसके स्टेप्स दिए गए, डायरेक्शन फाइंडिंग से प्रॉब्लम, स्टेप साइज कैसे लेंगे, दूसरा स्टेप साइज डिटर्मिनेशन किस तरीके से करेंगे, ये आपका स्टेप 3 प्रोसेस में आपका क्या यूज़ करेंगे, ऑल दिस। तो 3 स्टेप्स हैं, तो जब भी आपके पास में आ जाए फ्रैंक वोल्फ एल्गोरिथम के लिए, तो 3 स्टेप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिर आपसे कोई पूछता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, वाइल computing method as such as a gradient with a constant optimization requires the projection step back to the feasible set in each of the iteration. The Frank-Wolf algorithm only needs a solution of a linear problem over the same set in each iteration and automatically stay in the feasible set. ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। What is इसी तरीके से giving you an idea related, if I'm giving you an idea related, if I'm giving you an idea related with this one, so it might be possible you may be हैविंग अ लार्ज इन्फॉर्मेशन की इसमें क्या यूज़ करते हैं। अब ये सब क्या है, थोड़े मैथमेटिकल है। तो यूनिट नंबर 3 में क्या है, मैक्सिमम पार्ट जो है
वो नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, नॉन स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो सारे के सारे जितने भी मेथड्स हैं थोड़े के थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं और मैथमेटिक्स को लेके चलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे प्रॉक्सिमल एल्गोरिथम वाला था आपका। अब जैसे एप्लीकेशन इन सपोर्ट ऑफ वेक्टर मशीन्स। अब वेक्टर मशीन के में ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी आपको कैसे काम करती है? आपको याद है सपोर्ट वेक्टर मशीन? यस सर। याद है क्या हुआ था उसमें? उसमें एक प्लेन होता है, हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन। हाँ, फिर बताओ सीपीसी। हाइपर प्लेन सर बताइए। बताइए। कोई नहीं बता रहा। सर दैट सर इज एक हाइपर फॉर द प्लेन क्लास। डिफाइन करते थे जिसको। नहीं सही है। आपको याद है आप हाइपरप्लेन क्रिएट करते थे, सपोर्ट वेक्टर बनाते थे और उस सपोर्ट वेक्टर की मदद से फिर न्यू हाइपरप्लेन क्रिएट करते थे, फिर उनका सेग्रीगेशन करते थे, उनको क्लासिफाई करते थे। यही तो प्रोसेस यूज करते थे आप, है ना? यही सारा प्रोसेस आप यूज करते थे। अब इसी प्रोसेस में अगर आपसे कोई कहता है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकता है, बताइए फॉर एन एग्जांपल। वो सर फास्ट क्लासिफाई कर दे। फास्ट क्लासिफाई करने का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्ट वेक्टर। यस सर। ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव ये फंक्शन उसमें बन गया। सपोर्ट वेक्टर भी सर उसमें चेंज होते थे ना सर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हाइपरप्लेन चेंज हो जाता था। हाइपरप्लेन चेंज होने के साथ में हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती थी और हैमिंग डिस्टेंस चेंज होने के रिस्पेक्ट में, जैसे मैं दिखा देता हूँ, फिर वो बीच में सर कर्नल स्पेस आ जाता था जहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं एग्जिस्ट करती थी। हाँ जैसे ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन आ गया। तो ये जो सपोर्ट वेक्टर मशीन में आप यूज करते थे, इस तरह से हाइपरप्लेन क्रिएट करते थे और हाइपर प्लेन्स की मदद से फिर आप सपोर्ट वेक्टर निकालते थे। अब यही आपका एसवीएम जो आपने यूज किया, मशीन लर्निंग यूज किया, अब आपका जो भी आपका सपोर्ट वेक्टर आप निकाल रहे थे, वो सपोर्ट वेक्टर किसी ना किसी चीज पर तो डिपेंड करेगा। डिस्टेंस वर्ड जिसको यूज कर रहे थे, वो डिस्टेंस क्या थी? वो डिस्टेंस यूक्लिडियन। हाँ, कोई ना कोई वो डिस्टेंस जो था कोई भी यूज कर सकते थे। वो डिस्टेंस का मतलब ये था कि आप कोई ऐसे फीचर को आपने पकड़ रखा था जो नियरेस्ट वन था। जैसे फॉर एन एग्जांपल, वही फिर एग्जांपल लेता हूँ, कार के केस में अगर आपने कॉस्ट को बना रखा है सपोर्ट वेक्टर, तो आप कार की कैटेगरीज को किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? आप कहेंगे ये महंगी कार है, सस्ती कार है। हो गया। अब ये जो हाइपरप्लेन बन गया महंगी कार और सस्ती कार, बताइए जरा मुझे किसको महंगी कार कहेंगे? एक एग्जांपल। जिसमें सर नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा होंगे सर। महंगी कार किसको कहेंगे? किस कार को महंगी कार कहेंगे? नहीं बताएंगे? सॉरी, मैं ही डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, किस कार को महंगी कार कहेंगे फिर? सर जो हाइपरप्लेन से ज्यादा दूर होगी। नहीं, आप तो मैथमेटिक्स छोड़िए, आप सिंपल सी बताइए, आप अपनी लैंग्वेज में बताइए, आप किस कार को महंगी किसको सस्ती कहेंगे? एक सर बजट के हिसाब से सर जो उसके बियॉन्ड होगी। हाँ बताइए, थ्रेशोल्ड आप वैल्यू। कुछ बोल दीजिए ना, मैं तो आउटपुट चाह रहा हूँ आपसे, आप आउटपुट दीजिए मुझे। मैंने मार्केट जाना है, सर मुझे सस्ती कार खरीदनी है,
और मैंने आपसे पूछा सस्ती कार कौन सी होनी चाहिए सस्ती कार, तो आप क्या बताएंगे मुझे? जो 4-5 लाख की होगी उसे हम बहुत सस्ती बढ़िया, कहेंगे। बहुत बढ़िया, 4-5 लाख की। आप बताइए दूसरा आंसर। और तो कोई कोई? थ्रेशोल्ड वैल्यू हर एक के हिसाब से मैटर करती आप है, अपनी उसके बताइए, डिपेंड पे होगा। आप किसी के हिसाब से मत बताइए, आप अपने हिसाब से अच्छा बताइए। फिर तो वही आएगी सर, 5 लाख। 5 लाख, 4 से 5 और यहाँ हो गया 5 लाख। आप बताइए कोई और सस्ती कार। सर 10 लाख की कार भी सस्ती है। देखिए ये अब आप समझ गए। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी सर। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अब इस सिचुएशन में मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था एक सस्ती कार खरीदने का, और आप सब मेरे इनपुट वेरिएबल्स थे। अब मेरे लिए आपने चैलेंज क्रिएट कर दिया ना। एक ने आंसर दिया पर्सन टू पर्सन, ये मेरे को एक इनपुट मिला। एक इनपुट मिला 4-5 लाख, यानी कि 4 से 5 लाख की रेंज। एक इनपुट मिला 5 लाख वाली रेंज, और एक इनपुट मिला 10 लाख वाली रेंज। अब मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था कि मुझे कार खरीदनी है। कौन सी कार खरीदनी है? मुझे कार खरीदनी है जो कि सस्ती हो। अब उस सस्ती कार को खरीदने के लिए मेरे लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए कितने सारे कांस्टेंट आ गए। अब मुझे इन कांस्टेंट्स को ऑप्टिमाइज करना है। क्यों? 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में मुझे ऑप्टिमाइजेशन लेना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एक ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो गई। और आप लोगों ने जो मुझे हाइपर प्लेन डिवाइड किया था सस्ती और महंगी कार, क्योंकि मुझे दुकान वाले से जाके बोलना है कि मुझे सस्ती कार खरीदनी है, तो मेरे लिए जो हाइपर प्लेन था वो हाइपर प्लेन में सपोर्ट वेक्टर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। क्यों? मैं दुकान वाले को जाके क्या बोलूं, 4-5 लाख वाली कार या 10 लाख वाली कार? आगे समझ में? यानी अब मुझे यहां जरूरत किसकी पड़ गई? ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे जितनी भी एग्जांपल्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं और इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मेरा कहना यही है कि आप लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 रिवाइज कर ली ढंग से? पढ़ लीजिए ये पेपर, मैं बता रहा हूँ, प्लीज पढ़ लीजिए ये पेपर, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाला पेपर है। ठीक है, तो मत लास्ट 1 और 2 डे फाइट के लिए रहिएगा। मैं अभी डेली आपके साथ आ रहा हूँ। आपके कंफ्यूजन, कंटेंट, मेरी बात समझिए, द मैक्सिमम आई एम डूइंग, कंफ्यूजन, कंटेंट, टॉपिक, एनीथिंग आई कैन गिव टू यू नाउ, है ना। पर आप सोचे कि फ्राइडे को बैठेंगे पढ़ने और सैटरडे को पढ़ के पेपर दे आएंगे, इट्स नॉट सच काइंड ऑफ अ पेपर। आप भूल ही जाएंगे, डिफरेंस ही भूल जाएंगे, क्योंकि इनमें सब मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग मेथड्स हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सबको एक बार एडिक्वेटली पढ़ लें, डेली बेसिस से पढ़ लें। आज वेडनेसडे हो गया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे 2 मोर डेज आर देयर। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्राइडे को कोई क्लास ना हो, फ्राइडे को आप अपना सेल्फ, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है आप सेल्फ स्टडी करें। पर फिर भी इफ़ यू नीड तो हम एक फ्राइडे की डाउट क्लास और रख लेंगे। अगेन आपके CT3 से पहले मैंने आपको यूनिट 4 और 5 का रिवीजन भी कराया था। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल, आप कल तक इन सारे टॉपिक्स को प्लीज़ पढ़ लें, और कोई भी चैलेंज अगर आपको फील हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, तो आज आप ठीक ये, है सर। हाँ, आज आप कम से कम ये कोशिश करिएगा, आज बिल्कुल टारगेट बना लीजिए, आज 2-3 घंटे देने, यूनिट 4 तक का सारा कंप्लीट करना है, कल हम सब कवर कर लेंगे। ठीक, अभी कोई क्वेश्चन? सर ये यूनिट 3 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है? नहीं, यूनिट 3 में मुझे लग रहा है ये वाला कोई डॉक्यूमेंट मैंने आपको कम दिया है। मैं एक बार और चेक करके देखता हूँ कि क्या और बचा हुआ है, होगा तो मैं अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। मैं और शेयर करता हूँ देख के। ठीक, डन। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं ठीक है सर। थैंक यू, चलिए।